डियर स्टूडेंट्स, लर्न वोकेबलरी स्टेप 2 यानी डे फर्स्ट के स्टेप 2 में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने बात की थी कि हमने वोकेबलरी सेक्शन को एक दिन में 2 स्टेप में बांटा है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप से ही लर्निंग जो है वो आसान होती है। एक साथ आप छत पर नहीं कूद सकते, लेकिन स्टेप स्टेप करके आप छत पे पहुंच सकते हो। तो स्टूडेंट्स, स्टेप 2 में हम फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ऑफिशियल और फॉरेन वर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी किए। और देखिए, हम आ गए हैं फ्रेजल वर्ब में। जी हाँ स्टूडेंट, पहली जो फ्रेजल वर्ब है वो आपके सामने आपको दिख रही है, और हम बात करते हैं फेड अप विथ। स्टूडेंट, फेड अप विथ का मतलब क्या होगा? देखिए स्टूडेंट, ये जो वर्ब बनी है ये फीड से बनी है। फीड का मतलब होता है कोई चीज को भोजन कराना, किसी को, स्पेशली माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है उसको भी फीडिंग कहती है। तो फीड का मतलब होता है कोई चीज हम ले रहे हैं, ग्रहण करें, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में कि हम उससे तृप्त हो जाए, तो हम कहते हैं फेड अप हो गया, आई एम फेड अप, यानी मैं भोजन से या किसी चीज से तृप्त हो गया। ठीक इसी तरह कोई पर्सन, किसी घटना, किसी कोई चीज से हम फेड अप हो जाए, फेड अप विथ, इसका मतलब हो गया बी कंप्लीटली बोर्ड। तो फेड अप विथ का मतलब हुआ बी कंप्लीटली बोर्ड, यानी पूरी तरीके से बोर हो जाना। बोर हो जाना यानी उससे तंग आ जाना, आजीज आ जाना कहते हैं जिसको हम। एग्जाम्पल है, आई एम फेड अप विथ वेटिंग, मतलब मैं इंतजार करते करते थक गया, इंतजार करते करते बोर हो गया, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब में आते हैं फिल इन और फिल अप। जी हाँ स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सेंटेंस आपने बहुत बार पढ़ा होगा। फिल इन का मतलब होता है कि फिल यानी भरना, फिल इन और अब तक भर देना, यानी किसी चीज में जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, चाहे वो फॉर्म भर रहे हो या कोई चीज आप भर रहे हो, उसको भर देना किसी चीज से, फिल इन या फिल अप। कंप्लीट फॉर्म्स और मेक समथिंग कंप्लीटली फुल। जी हाँ, किसी चीज को, जैसे फॉर्म्स वगैरह है या कोई डेटा जहां से आपको मांगा जा रहा है, उसको कंप्लीटली उससे फुल कर देना। प्लीज fill up the form with your name and address। इस फॉर्म में अपना नेम और एड्रेस इन ब्लॉक्स में, कैपिटल लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स में फिल इन कीजिए। तो इस तरीके की चीजें जो है वो अक्सर आप पढ़ते आए हो। फिल इन और फिल अप का मीनिंग भी फिल इन वाला ही होता है। जी स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब फाइंड आउट। फाइंड का मतलब क्या होता है? पता करना या ढूंढना। कोई चीज का पता करना या ढूंढने को हम क्या कहते हैं? फाइंड आउट। तो स्टूडेंट, फाइंड आउट का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढ लेना, उसका पता कर लेना। तो इंग्लिश में हो गया डिस्कवर और गेट इंफॉर्मेशन अबाउट समबडी समथिंग, किसी चीज के बारे में सूचना या जानकारी, वो पता कर लेना, नई चीजें, नई जानकारी जुटा लेना, ढूंढ लेना, पता कर लेना। एग्जाम्पल से समझते हैं। We don't know where he lives. How can we find out? हमें पता नहीं वो कहाँ रहता है, हम कैसे पता लगाएं? तो फाइंड आउट का मतलब हाउ कैन वी फाइंड आउट, हम कैसे पता लगा सकते हैं, किससे पूछें कि उसका एड्रेस या कोई जो जानकारी चाहिए वो हमें पता चले। तो फाइंड आउट का मतलब हो गया ढूंढना या पता करना, जो नई जानकारी जो अब तक हमारी जानकारी में नहीं है उसके बारे में जानकारी लेना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पर गेट अबाउट। जी हाँ स्टूडेंट, अबाउट का मतलब जब आप एक एडवर्ब के रूप में देखते हैं, अबाउट का मतलब एक एडवर्ब के रूप में होता है हियर एंड देयर। हियर एंड देयर, यहां वहां। हियर एंड देयर का मतलब हुआ यहां या वहां। तो अब आप देखिए, गेट अबाउट यानी कोई चीज यहां वहां हो रही है, इसका मतलब सर्कुलेट हो रही है, फैल रही है, वितरित हो रही है। फैल होना या वितरित होना, फैल जाना या वितरित होना। तो कोई चीज, कोई न्यूज, कोई पैम्फलेट या कोई भी चीज जिसको गेट अबाउट किया जा रहा है, मतलब वो इधर उधर फैल रही है, वितरित हो रही है एक से दूसरी जगह पर। द न्यूज गॉट अबाउट दैट ही हैड वन द फर्स्ट प्राइज। उसके फर्स्ट प्राइज जीतने की न्यूज है वो सब तरफ फैल गई। जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा, ये न्यूज सब तरफ फैल जाएगी कि फला पर्सन का, जो उनका बच्चा है, उनकी बच्ची है, उनका सिलेक्शन हो गया। तो इस दिन को ध्यान में रखकर बस लगे रहो, निश्चित रूप से विजय आपकी है। मूव और ट्रैवल। अब आप देखिए, जब न्यूज या कोई पैम्फलेट वगैरह फैलने या वितरित होने के सेंस में आता है, तो जब पर्सन है वो यहां वहां, हियर एंड देयर का मतलब क्या हुआ? यात्रा करना,
अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि यात्रा करने का जो मीनिंग है वो गेट अराउंड, जो एक दूसरी फ्रेजल वर्ब है उसके सेम गेट अबाउट का मीनिंग है मूव और ट्रेवल, और गेट अराउंड इधर उधर घूमना या ढूंढना। एग्जाम्पल से समझते हैं। माई ग्रैंडफादर कैन गेट अराउंड इजीली इन हिज न्यू व्हील चेयर। जी हाँ, इन हिज न्यू व्हील चेयर, मेरे दादाजी अपनी नई व्हील चेयर पे इधर उधर मूव और ट्रेवल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यहां वहां घूम सकते हैं। ही ऑलवेज मूव गेट्स अबाउट, इसका मतलब वो हमेशा यात्रा करता रहता है या गेट्स अराउंड, सेम सिमिलर। तो स्टूडेंट्स, कल्प इंग्लिश एकेडमी के इस वोकैबुलरी क्लास में आप चलते रहिए। निश्चित रूप से क्या पता कौन सी फ्रेजल वर्ब आपके एग्जाम में आपको दिख जाए। मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको वो बताता चलूं कि कौन सी फ्रेजल वर्ब है वो स्पेशली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गेट अवे विथ। जी हाँ, अवे का मतलब क्या होता है? फिर से वही, दूर चले जाना, इधर उधर हो जाना। तो एक तरीके से अवे, गेट अवे, इधर उधर हो जाना या दूर चले जाना। एस्केप, बच के निकलना। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस किसी चोर को गिरफ्तार कर रही है, एस्केप हो गया, मतलब वो वहां से छुड़ाकर या जेल तोड़कर चला गया। बी फ्री टू लीव, या फिर नॉर्मली अगर हम कहें गेट अवे विथ का मतलब हो गया कि अब आप जा सकते हो, आपका टाइम है वो फिनिश हो गया, अब आप जा सकते हो, तो गेट अवे विथ। He won't be able to get away with cheating in the test। यानी अगर उसने चीटिंग टेस्ट में चीटिंग की है तो वो बच नहीं सकता, वो यहां वहां या फ्रीली यहां से जा नहीं सकता। गेट अबाउट, हियर एंड देयर, यहां वहां यानी फैल जाना या वितरित होना। जबकि दूसरा मीनिंग है मूव और ट्रेवल, जब वो व्यक्ति के संबंध में हो। और गेट अवे विथ का मतलब होता है एस्केप और बी फ्री टू लीव, यानी बचकर निकलना, भाग जाना, फ्रीली या फ्री होकर किसी जगह से चले जाना। कल्प इंग्लिश एकेडमी के डे 1 के स्टेप 2 में अब हम आ पहुंचे हैं सिनोनिम और एंटोनिम। जी हां, बेनेवोलेंस। स्टूडेंट्स, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, प्रोनाउंसिएशन है बेनेवोलेंस। मैं लगभग आपके सामने ये लिख रहा हूं, हालांकि फोनेटिकली ही किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सही लिखा जा सकता है। बेनेवोलेंस का मतलब होता है परोपकार, एक किसी की हेल्प करना, मदद करना, किसी को फायदा पहुंचाना, किसी को अच्छे रूप में उसका उपकार करना, मदद करना। तो आप देखेंगे सिनोनिम सारे वही मिलेंगे जिसमें किसी की मदद करना, उदार होकर, उसको बहुत खुले दिल से, एक बहुत अच्छे मन से किसी की मदद करना, उसको हेल्प देना। जबकि इसके ऑपोजिट्स जो होंगे वो कंजूसी से रिलेटेड होंगे, या किसी की मदद ना करना, किसी से घृणा करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, इससे रिलेटेड होंगे। तो बेनेवोलेंस का मतलब हो गया उपकार या मदद पहुंचाना, हेल्प, मदद के सेंस में आ गया, या उदार हृदय होना। बेनेवोलेंट हार्ट का मतलब उदार, जो उदारता से किसी को कोई भी चीज दे देता है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, आप यहां पर क्या देख पा रहे हो, बेनेवोलेंस के अंदर आर्म्स गिविंग, आर्म्स वैसे भीख को कहते हैं, आर्म्स गिविंग इजीली कोई चीज दे देना। चैरिटी दयालुता को कहते हैं, दान को कहते हैं। काइंड हार्टेडनेस, काइंड हार्टेडनेस का मतलब क्या हुआ, बहुत ही उदार होकर काइंडली किसी को कोई चीज दे देना। म्यूनिफिसेंस, म्यूनिफिसेंस का मतलब भी यही होता है उदार मन होना, बहुत ज्यादा खुले दिल का, दिलदार जिसको कहते हैं वो होना। बेनिफिसेंस, बेनिफिसेंस का मतलब भी वही होता है, बेनेवोलेंस और बेनिफिसेंस, बेनिफिट। अगर आप देख रहे हो बेनी से मतलब वर्ड होते हैं, वो सारे वर्ड वही बनते हैं जिसमें किसी को मदद की जाए, किसी को फायदा दिया जाए, अच्छे रूप में फायदा दिया जाए। जेनरोसिटी, जेनरोसिटी का मतलब ही क्या होता है, उदारता। जेनरस, जेनरस हार्ट पर्सन, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका मन उदार। काइंडलीनेस, दयालुता। फिलेंथ्रोपी, ये वर्ड आपको फिर से ध्यान रखना चाहिए, हम वन वर्ड में इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिला मतलब होता है फीलिंग, और एंथ्रो, तो आप देखिए फिला का मतलब लव से रिलेटेड होता है, प्रेम, और एंथ्रो मतलब ह्यूमन बीइंग को कहते हैं। तो फिलेंथ्रोपी का मतलब जो सभी मानवों से, सभी इंसानों से प्रेम करता हो, ऐसे पर्सन को फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। और इसके गुण को, इसकी क्वालिटी को फिलेंथ्रोपी कहते हैं। तो ये भी चैरिटी या म्यूनिफिसेंस, बेनिफिसेंस जो है, इससे मिलता जुलता वर्ड हो गया। बेनिग्निटी,
बेनिग्निटी का मतलब होता है कि किसी भी उदारता या अच्छे भाव रखना किसी के प्रति। गुडविल, गुडविल का मतलब भी प्रतिष्ठा होती है, और प्रतिष्ठा कैसे अर्जित की जाती है? प्रतिष्ठा एक अच्छे मन से किसी की मदद करने पर ही अचीव की जा सकती है। काइंडनेस, फिर से आप देख पा रहे हैं काइंडलीनेस, काइंडनेस। सिंपैथी, तो आप देख पा रहे हैं सहानुभूति, किसी के प्रति उसके दर्द या उसकी तकलीफ के प्रति अच्छा भाव होने को हम सिंपैथी कहते हैं। बाउंटी, यहाँ बाउंटी का मतलब भी होता है किसी की पीड़ा समझना और उसको उसकी अनुसार हेल्प करना। ह्यूमैनिटी, मानवता से रिलेटेड वर्ड है, ह्यूमैनिटी का मतलब हो गया मानवता। लिबरलिटी, लिबरल, लिबरल है, उदार है, बहुत ही लिबरल हार्ट का पर्सन है, जो इजीली माफ कर देता है, इजीली किसी को मांगने पर जो उसके साथ होती है, जो उसके पास होती है, ऐसी हेल्प या कोई वस्तु दे देता है। और अनसेल्फिशनेस, बिना किसी सेल्फिशनेस के बेनेवोलेंट हार्ट। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि बेनेवोलेंस के सिनोनिम्स है आर्म्स गिविंग, चैरिटी, काइंड हार्टेडनेस, म्यूनिफिसेंस, बेनिफिसेंस, जेनरोसिटी, काइंडलीनेस, philanthropy, benignity, goodwill, kindliness, sympathy, bounty, humanity, liberality and unselfishness। लेकिन इसके जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसके ऑपोजिट या एंटोनिम्स वही वर्ड्स होंगे जो उपकार, उदार और मदद के उल्टे होंगे। तो आप देखिए बारबैरिटी, बारबैरिटी, बारबैरिटी का मतलब हो गया कि उज्जड़ता, सभ्यताहीनता, जिसमें हम जंगलीपन से वो चीज ले लेते हैं। अगर हर छोटी मछली, हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, यानी बारबैरिटी होती है जंगल का कानून, जिसमें हर स्ट्रॉन्ग जानवर जो है वो अपने कमजोर जानवर को उसका हक है, उसकी जो रोटी है, उसका जो फूड है वो छीन लेता है। ग्रीडीनेस, लालचीपन। इलविल, इलविल का मतलब इल यानी बुरा, विल यानी इच्छा, बुरी भावना वाला व्यक्ति इलविल, बिलविल नहीं है, इलविल है। मैलिग्निटी, मैलिग्निटी आप देख पा रहे हो, तो अगर ये बेनिग्निटी मतलब अच्छी भावना और मैलिग्निटी दुर्भावना, किसी के प्रति बुरी भावना रखना। सेल्फ सीकिंग, केवल अपना ही, सेल्फ को ही सीख करना, मतलब अपना ही फायदा देखना। इसी तरह ब्रुटैलिटी, ब्रुटैलिटी का मतलब बारबैरिटी से ही है। ब्रुटैलिटी का मतलब भी वही हो गया कि बहुत ज्यादा ब्रूटल होना, पाशविक होना, पशु की तरह व्यवहार करना, जिसमें अपना फायदा देखते, जिसमें ह्यूमैनिटी जैसी कोई चीज ना हो, पाशविक, ब्रुटैलिटी। हार्शनेस, कड़वाहट, बहुत ज्यादा दूसरे के प्रति कड़वाहट रखना। इनह्यूमैनिटी, तो आप देख पा रहे हैं ह्यूमैनिटी अगर है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? इनह्यूमैनिटी। चर्लिशनेस, जी हाँ, चर्लिशनेस का मतलब भी यही होता है जिसमें केवल व्यक्ति अपने फायदे को, अपने स्वार्थ को देखता है। इलिबरलिटी, जब लिबरलिटी का मतलब उदारता है तो उदारता के भाव की अनुपस्थिति, वो हो गया इलिबरलिटी। मेलेवोलेंस, बेनेवोलेंस, मेलेवोलेंस। बेनी मतलब, बेनी का मतलब बेनेवोलेंस अगर आप देख पा रहे हो तो अच्छे के लिए आता है, तो मेल वर्ड जो है वो बुरे के लिए आता है। सेल्फिशनेस, स्वार्थता, स्वार्थता, सेल्फी नहीं है, सेल्फी खींचने वाले को सेल्फिश मत कह देना। सेल्फिशनेस का मतलब हो गया केवल अपने बारे में सोचने वाला। अनकाइंडनेस, जो काइंडनेस जो है उसका ऑपोजिट हो गया अनकाइंडनेस। तो बेनेवोलेंस का जो ऑपोजिट वर्ड है वो कौन कौन से हो सकते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। बारबैरिटी, ग्रीडीनेस, इलविल, मैलिग्निटी, सेल्फ सीकिंग, ब्रूटैलिटी, हार्शनेस, इनह्यूमैनिटी, निगार्डलीनेस, सॉरी ये बीच में वर्ड रह गए। निगार्डलीनेस का मतलब कृपणता होता है, बहुत ज्यादा कंजूसी। और स्टिंजीनेस का मतलब भी सेम होता है। ही स्टिंजी, इसका मतलब वो बहुत ही कंजूस है, कृपण है। तो कंजूसी का भाव जो है उसको हम स्टिंजीनेस और निगार्डलीनेस कहते हैं। चर्लिशनेस, लिबरलिटी का उल्टा इलिबरलिटी। मेलेवोलेंस, बेनेवोलेंस का उल्टा मेलेवोलेंस। सेल्फिशनेस और अनकाइंडनेस। तो हमने बेनेवोलेंस के एंटोनिम और सिनोनिम के बारे में चर्चा की। कल इंग्लिश एकेडमी के अगले चरण के रूप में हम आते हैं फॉरेन वर्ड्स के। ऐसे फॉरेन वर्ड्स जो इंग्लिश में बहुत आसानी से आपको पढ़ते हुए मिल जाते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, जिससे आप उनको भली भांति समझ सके। स्टूडेंट, पहला वर्ड है डिफेंस।
फैक्टो, डी फैक्टो। तो आप देख पा रहे हैं डी फैक्टो वर्ड है, ये डी फैक्टो यानी इनफैक्ट। देखिए ये वर्ड जो है लैटिन वर्ड है और फैक्टो का मतलब फैक्ट से है, तो फैक्ट्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होगा इनफैक्ट यानी वास्तव में, फैक्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फैक्ट डी फैक्टो। लेकिन अगर आप अगला वर्ड देखेंगे डीजूअर, डीजूअरी, डीजूअरी, तो आपको पता है, आप जानते हैं JURY, जुअरी हम जानते हैं ये वर्ड इसी से बना है, जो पैनल ऑफ जजेस होता है उसको जुअरी कहते हैं। तो डी जुअरी इसका मतलब हो गया, फिर से आप देख रहे हैं ये लैटिन वर्ड है, क्योंकि इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स जो है वो लैटिन से इंस्पायर्ड है, लैटिन ही उनकी रूट है। तो बेस्ड ऑन लॉ, डी फैक्टो का मतलब तो फैक्ट पर बेस्ड है, जबकि डी जुअरी का मतलब हो गया बेस्ड ऑन लॉ यानी कानून या विधि पर आधारित, यानी विधि सम्मत। अगर आप देख पा रहे हैं विधि से जो सम्मति रखता हो, जो लॉ पर आधारित हो, उसको डी जुअरी कहते हैं, लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है डे ग्रेशियर। जी हाँ, डे ग्रेशियर, तो ये भी लैटिन वर्ड है। अभी तक हमने जो तीनों वर्ड किए हैं उनका रूट जो है वो लैटिन है। डे, डे यानी उसके अकॉर्डिंग, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर कृपा से, ईश्वर कृपा से, ईश्वर कृपा के कारण, ईश्वर कृपा से। तो ये हो गया डे ग्रेशियर, लैटिन वर्ड है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। नेक्स्ट जो वर्ड है बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, ये है डेजा, डेजा वू, डेजा वू। तो आप देख रहे हो इसका प्रोनाउंसिएशन किस लैंग्वेज से लिया गया है, फ्रेंच। जी हाँ, फ्रेंच लैंग्वेज से ये वर्ड लिया गया है और बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, आप इसके बारे में सुनेंगे तो। स्टूडेंट, हम सबके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये कई सारे के सारे ऐसे पहले भी कभी बैठे हैं, ये बात पहले भी कभी हुई है, ऐसा पहले भी मैंने महसूस किया है। हुआ है ना, आपके साथ भी जरूर ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये लगभग सबके साथ होता है। मैंने तो जिनसे बात की उन सबके साथ मैंने ये महसूस किया है कि ये शेयरिंग स्थिति है, सबके साथ होती है। तो उस स्थिति को जिसमें हमें ये लगता है कि ऐसा का ऐसा पहले हो चुका है, उसको डेजा वू यानी फ्रेंच वर्ड में और इंग्लिश में भी इसको यूज लेते हैं, डेजा वू कहते हैं, जिसमें इल्यूजन ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस समथिंग ऑलरेडी, यानी ऐसा अनुभव, एक्सपीरियंस ऐसा अनुभव कि आप ऐसा एक भ्रम होना, इल्यूजन होना, जिसमें हम किसी चीज को ऐसे फील करते हैं कि ये हमने पहले भी एक्सपीरियंस किया है, ये हमने पहले भी इस चीज को ऐसे के ऐसा देखा है, उसको डेजा वू कहते हैं और ये एक फ्रेंच वर्ड है। तो स्टूडेंट, डी फैक्टो यानी फैक्ट के अनुसार, इनफैक्ट वास्तव में, डी जुअरी कानून या विधि सम्मत, डे ग्रेशिया यानी ईश्वर कृपा से, और डेजा वू इसका मतलब ऐसा भ्रम जिसमें हमें लगता है कि ये स्थिति, ये बातें पहले भी हो चुकी है, या इस स्थिति से मैं एकदम सेम स्थिति से, जब सारे लोग यही थे, यही बातें थी, यही स्थिति थी, मैं पहले भी इस चीज को अनुभव कर चुका हूं, इस स्थिति को कहते हैं डेजा वू। तो स्टूडेंट, ये वो फॉरेन वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में फ्रीली यूज होते हैं, हालांकि इनका ओरिजिन जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस से है, स्पेशली लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इटालियन, जिनसे इंग्लिश भाषा बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है। इंग्लिश भाषा का जो ज्यादातर वर्ड्स है उनका निर्माण इन्हीं भाषाओं से हुआ है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और ये है ऑफिशियल वर्ड्स। जी हाँ, ऑफिशियल वर्ड्स जो है वो निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऑफिशियल वर्ड्स जो है वो बहुत बार हमारे अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं और हमें इनको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि वोकैबुलरी सेशन जो है, यानी K&M इंग्लिश एकेडमी के इस वोकैबुलरी सेशन में हम केवल टीचर्स एग्जाम को ही ध्यान में न रखें, हम सभी एग्जाम्स, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, CET से रिलेटेड हो, हम उन सभी को लेकर चल रहे हैं। हो सकता है कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं हो, लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं कि कोई भी पढ़ी हुई चीज जाया बिल्कुल नहीं होती है, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वो आपके काम आती है निश्चित रूप से। तो देखिए स्टूडेंट, अगला जो वर्ड है
वो ऑफिशियल वर्ड है कर्टल। जी हाँ, कर्टल। कर्टल का मतलब होता है किसी चीज को घटाना या संक्षिप्त करना, यानी छोटा कर देना, उसको कर्टल कर देना यानी संक्षिप्त कर देना। नेक्स्ट है कस्टडी। ये बस ऐसा वर्ड है जो अक्सर हमने सुना है कि तुम्हें कस्टडी में लिया जाता है, यू आर अंडर अरेस्ट। तो कस्टडी का मतलब क्या हुआ? हिरासत, यानी पुलिस के उसको अरेस्ट कर लेती है, ऐसी स्थिति में कहते हैं ही इज अंडर कस्टडी। नेक्स्ट है कस्टम्स। जी स्टूडेंट, कस्टम वर्ड आपने सुना होगा। कस्टम का मतलब ट्रेडिशन होता है, यानी परंपरा होती है। लेकिन जब यही वर्ड प्लूरल में आ जाता है कस्टम्स, तो इसका मतलब वो शुल्क है, वो ड्यूटी है जो किसी एक देश की सीमा से दूसरी सीमा में प्रवेश करने पर अक्सर ली जाती है, और इसे हम कस्टम्स कहते हैं। ड्यूटी लेविड ऑन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, यानी एक देश से दूसरे देश में जाने पर जो शुल्क अपने को देना पड़ता है उसे सीमा शुल्क कहते हैं, इंग्लिश में उसे कस्टम्स कहते हैं। नेक्स्ट इज डैमेजेज। डैमेजेज का मतलब होता है क्षतिपूर्ति या हर्जाना। एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं मेकअप। जी हाँ, यह भी अलग तरीके की क्षतिपूर्ति है। कोई कमी हो गई, कोई नुकसान हो गया, तो उसके बदले जो क्षतिपूर्ति दी जाती है, जो डैमेज हुआ है उस पर्सन को, जो उसको लेने वाला था, उसको क्षतिपूर्ति, उसके बदले, उस नुकसान के बदले जो पैसा या जो कंपेंसेशन दी जाती है, इसका एक इंग्लिश में दूसरा वर्ड भी आता है कंपेंसेशन। जी हाँ, इसी को क्षतिपूर्ति कहते हैं, और कंपेंसेशन का मतलब डैमेजेज। डैमेजेज का मतलब क्षतिपूर्ति या हर्जाना से होता है। नेक्स्ट इज डाटा। जितना जरूरी नहीं है आजकल आटा, उससे ज्यादा चाहिए लोगों को आजकल डाटा। जी हाँ, बिल्कुल, डेटा एक बहुत बड़ी नीड बन चुकी है। डेटा का मतलब कंप्यूटर, जो हम कह सकते हैं कि डेटा ही बहुत बड़ी पावर है आज की दुनिया में, और डेटा का मतलब होता है डाटा। हिंदी में इसको डाटा कहते हैं या आंकड़े। जी हाँ, ऐसे आंकड़े या डेटा को ही इंग्लिश में डेटा कहते हैं। एक्चुअल में इसका सिनोनिम जो है वो डेटम होता है, और ये अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है। ध्यान स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है कि डेटा खुद एक प्लूरल वर्ड है। इसके लिए आपको डाटाज ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, ये खुद एक प्लूरल वर्ड है, क्योंकि इसका सिंगुलर होता है डेटम, यानी आंकड़े, आंकड़ा, और डाटा या आंकड़े मतलब डेटा। दोनों प्रोनाउंसिएशन है। ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन इसका डेटा है, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन इसका डाटा है। नेक्स्ट इज डियरनेस। जी हाँ स्टूडेंट, डियरनेस अलाउंस आपने सुना होगा। अब जब सरकारी जॉब लगोगी तब तो और भी कि टीएडीए अलाउ है क्या, तो ट्रैवलिंग अलाउंस और डियरनेस अलाउंस। तो डियरनेस का मतलब होता है महंगाई। महंगाई, इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं। इन्फ्लेशन भी कई बार आता है, इन्फ्लेशन, महंगाई। तो सखी सैया तो बहुत कमात है, महंगाई दायन खाए जाते हैं, ये वो महंगाई है जिसको हम डियरनेस कहते हैं, डियरनेस। नेक्स्ट इज डी बार। जी स्टूडेंट, ये वर्ड बड़ा फेमिलियर है आपके। डी बार कर दिया गया उन स्टूडेंट्स को, आरपीएससी की किसी भी एग्जाम से डी बार कर दिया जाएगा जो अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाएंगे। तो डी बार करना मतलब निषेध करना, या अगर हम कहें अयोग्य ठहराना। किसी भी व्यक्ति को, संस्था को अगर डी बार कर दिया गया है तो उसको अयोग्य ठहरा दिया गया है, निषेध कर दिया गया है, इसे ही हम कहते हैं डी बार। नेक्स्ट इज डिबेंचर। जी स्टूडेंट्स, आपने वर्ड सुना होगा शेयर। शेयर का मतलब एक कंपनी के शेयर होते हैं, कंपनी की पूंजी में शेयर होते हैं। लेकिन अगर आप, वो कंपनी किसी से लोन लेती है जिस पर उसको ब्याज देना ही पड़ेगा। शेयर में तो ऐसा है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो ही वो अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देगी। लेकिन डिबेंचर का मतलब होता है ऋण पत्र, जिसमें वो लिखता है, कोई भी व्यक्ति या संस्था लिखती है कि मैंने इसे इतने का लोन लिया है, मैं इसको इस पर इतना इंटरेस्ट दूंगा, तो उसको डिबेंचर कहते हैं। डिबेंचर या ऋण पत्र, ऋण लेने का पत्र या डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इज डेबिट। आपने एक वर्ड सुना होगा क्रेडिट। क्रेडिट यानी जमा और डेबिट यानी ना। तो स्टूडेंट,
योर सैलरी इज क्रेडिटेड ऑन योर अकाउंट। ये दुनिया की सबसे मीठी आवाज है जो होती है, तो उसका उल्टा होता है डेबिट, नामे या ऋण हो जाना। तो डेबिट का ऑपोजिट भी क्या होगा? क्रेडिट। और डेबिट का मतलब होगा नामे हो जाना, यानी आपकी देनदारी बढ़ गई या ऋण हो जाना ऊपर। नेक्स्ट इज डेकोरम। जी हाँ स्टूडेंट, डेकोरम का मतलब वो शिष्टाचार होता है, वो ऐसा बिहेवियर होता है जो हमें एक पद या एक सोसाइटी में हम एक पार्ट है उसके नाते अपने को रखना पड़ता है, अपने को उस तरीके से व्यवहार करना पड़ता है। उसी व्यवहार को ही, उस शिष्टाचार को ही, जो अच्छा आचरण है उसको ही मैनर्स, जो एक तरीके के मैनर्स होते हैं जो हमें उस पद या एक मानव होने के नाते रखना पड़ता है, उसको डेकोरम कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज डीड। डीड का मतलब होता है कार्य या दस्तावेज। एक बात बताता हूं स्टूडेंट, डीड का अगर दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट के रूप में जब वर्ड आता है तो इसको डीड्स, अक्सर इसको डीड्स के नाम से बोलते हैं, जो दस्तावेज होते हैं, गवर्नमेंट डीड्स। और डीड का मतलब कार्य होता है व्यक्ति के, तो नोबल डीड्स, तो महान कार्य। तो डीड का मतलब हो गया दस्तावेज। तो फिर से एक बार इनको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कर्टन, घटाना या संक्षिप्त करना। कस्टडी, हिरासत। कस्टम्स, सीमा शुल्क। डैमेजेस, कंपेंसेशन या क्षतिपूर्ति। डेटा यानी डाटा या आंकड़े। डियरनेस यानी महंगाई। डी बार मतलब निषेध करना। डिबेंचर, ऋण पत्र। डेबिट, नामे या ऋण। डेकोरम यानी शिष्टाचार। और डीड मतलब कार्य होता है। डीड्स अक्सर प्लूरल में आता है, मीनिंग होता है दस्तावेज। तो स्टूडेंट, ये हमने अब तक जो विभिन्न प्रकार की वोकैबुलरी से रिलेटेड ये जो बात की है, कल इंग्लिश एकेडमी में लर्न वोकैबुलरी डे फर्स्ट स्टेप 2 आज के लिए एंड हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि ये जो वोकैबुलरी सेशन है आपके लिए बेनिफिशियल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।